तो बात करते हैं हम इसमें कंडीशन में जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसमें सॉल्वेंट की बात करते हैं। देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस एंड पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। ये बात मैं आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। देखो सपोज चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। Propene is to be reacted with chlorine in presence of carbon tetrachloride। मान लेते हैं ये रिएक्शन एक हमें गिवन है। क्या लगता है आपको इस केस में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होना चाहिए? यहां पर हमने प्रोपीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में ली है और कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यहां पर एज अ सॉल्वेंट काम में ले रहे हैं। अब आप देखो, अगर हम बात करें कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस एंड पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस, तो फिर तो आप देखो इस कंडीशन को देखकर डेफिनेटली स्टूडेंट्स के माइंड में ये पॉइंट आता है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन शुड बी होमोलाइसिस, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात की जाए तो इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जैसा कि हम बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, तो फिर तो आप देखो इस रिएक्शन में जो बॉन्ड फिशन का टाइप है वो होमोलाइसिस होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देना, इस रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है हेटेरोलाइसिस। क्योंकि एक बात सोचिए, चलिए ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें होमोलाइसिस सोच रहे हैं, लेकिन आप याद करें होमोलाइसिस के लिए मैंने आपको क्या कहा, होमोलाइसिस कब होगा? जब बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे। बॉन्ड अगर इटसेल्फ ब्रेक होगा तो फिर तो हेटेरोलाइसिस होगा, क्योंकि बॉन्ड अगर इटसेल्फ ब्रेक हो रहा है मतलब बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो तो हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होता है। तो अगर बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं तो आप होमोलाइसिस की बात कर सकते हैं, मतलब आउटसोर्स से आप एनर्जी प्रोवाइड करके बॉन्ड ब्रेक करने की बात करें। और उसके लिए हम बात करते हैं द कंडीशन शुड बी थर्मोलाइसिस दैट इज बाय हीट, और फोटोलाइसिस दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो देखो, अगर हम इसमें होमोलाइसिस की सोच रहे हैं तो फिर मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ ब्रेकेज ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड? जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा, वो ब्रेक होगा कैसे? कौन इसे ब्रेक करेगा? क्योंकि अगर हम बात करें कि होमोलाइसिस होगा तो देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जाकर के बॉन्ड को ब्रेक करेगा? नो। देखो, ये तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा क्लोरीन और इस प्रोपीन मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के लिए। तो पॉइंट यहां पर ये कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, क्योंकि देखो अगर हम इसमें होमोलाइसिस की बात करें तो उसके लिए या तो इस रिएक्शन में थर्मोलाइसिस प्रोसेस मतलब हीट वाली कंडीशन होना चाहिए, मैं देखो या तो इसमें हीट की कंडीशन होना चाहिए। और अगर हीट की कंडीशन नहीं है, अगर हीट की कंडीशन नहीं है तो फिर यहां पर प्रेजेंस ऑफ लाइट होना चाहिए, क्योंकि थर्मोलाइसिस या फोटोलाइसिस अगर बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं तभी तो होमोलाइसिस होगा। इसका मतलब अगर हमने यहां पर रिएक्शन में कोई आउटसोर्स नहीं दिया बॉन्ड ब्रेक होने का, तो इसका मतलब यहां पर अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये रिएक्शन अगर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में हो रही है तो डेफिनेटली बॉन्ड यहां पर कैसे ब्रेक होगा? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होगा। और डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यहां पर एज अ सॉल्वेंट एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन मीडियम प्रोवाइड करेगा प्रोपीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के लिए। अब आप देखो, जैसे ही प्रोपीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या मैं कह सकता हूं इसमें लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है और क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर एक एटम के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो अगर एक ऐसे एटम के कांटेक्ट में आ जाए जिसके पास वैकेंसी है, तो क्या होगा? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा वैकेंसी के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा इसकी वैकेंसी के लिए। और देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा एंड दिस क्लोरीन विल रिमेन न्यूट्रल, क्योंकि ये क्लोरीन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। अब एक क्लोरीन अगर न्यूट्रल है
और एक क्लोरीन पर अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो फिर तो दोनों की ईएन में डिफरेंस आ जाएगा। किसकी ईएन ज्यादा होगी, न्यूट्रल क्लोरीन की या नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन की? आंसर है न्यूट्रल क्लोरीन की, क्योंकि जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी तो ईएन डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इस क्लोरीन की ईएन कम हो जाएगी, तो दोनों में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, और जैसे ही दोनों में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो फिर तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये क्लाउड 100% टुवर्ड्स क्लोरीन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये क्लोरीन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा Cl- के फॉर्म में, मतलब आयन के फॉर्म में। मतलब इस केस में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो अगर हम होमोलाइसिस की बात करें तो उसके लिए तो फिर मुझे यहाँ पर कंडीशन दिखना चाहिए कि बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, और बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो या तो रिएक्शन में हीट की कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर, या फिर रिएक्शन में प्रेजेंस ऑफ लाइट की कंडीशन होना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन तो यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो बॉन्ड अगर हमने ब्रेक नहीं किया है और अगर हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन सक्सेसफुली नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हुआ है। और बॉन्ड अगर इटसेल्फ ब्रेक हुआ है तो फिर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉन्ड फिशन का टाइप क्या रहा होगा, हेटेरोलाइसिस रहा होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हेटेरोलाइसिस प्रोसेस रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि फिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस? फिर हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं? यहाँ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हुए भी हेटेरोलाइसिस हो रहा है, देन हाउ इज इट फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस? एक्चुअली आप ध्यान देना, अगर हमने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, अब समझना इस बात को, अगर हमने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में आप ऐसा समझ लें कि ये आपके सामने चॉइस रखता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा ये आपके सामने चॉइस रखेगा, ये एक तरह से आपको ये कहेगा कि आपकी चॉइस है कि आप रिएक्शन में होमोलाइसिस चाहते हैं या हेटेरोलाइसिस चाहते हैं। क्योंकि देखो ये अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये तो हम कह सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की पोलैरिटी को इंड्यूस नहीं कर पाएगा, ये उसमें कोई पोलैरिटी इंड्यूस नहीं करेगा क्योंकि इटसेल्फ इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। बस ये तो एक कॉमन मीडियम प्रोवाइड करेगा क्लोरीन और प्रोपीन के इंटरेक्शन के लिए। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट हमें क्या कहेगा कि भाई देखो मैं आपके रिएजेंट में किसी भी तरह का पोलैरिटी इंड्यूस नहीं कर रहा हूं, उसके नेचर में किसी तरह का चेंज नहीं कर रहा हूं, अब आपकी चॉइस है आप क्या चाहते हैं। अगर आप होमोलाइसिस चाहते हैं तो कंडीशन दो, अगर आप होमोलाइसिस चाहते हैं तो कंडीशन दो। क्या कंडीशन दो? उसके लिए या तो आपको फोटोलाइसिस मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट लेना होगा, या फिर उसके लिए आपको थर्मोलाइसिस टेम्परेचर कंडीशन देना होगा। तो अगर आप होमोलाइसिस चाहते हैं तो कंडीशन दो, मतलब हीट या प्रेजेंस ऑफ लाइट। और अगर आप हेटेरोलाइसिस चाहते हैं तो वेट करो। किस बात का वेट करेंगे? वेट इस बात का करो कि प्रोपीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में है, जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, और उससे अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेटेरोलाइसिस होगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपके पास दोनों तरह की प्रोसेस के स्कोप हैं, दोनों तरह के बॉन्ड फिशन के स्कोप हैं। आप चाहें तो होमोलाइसिस हो सकता है, आप चाहें तो हेटेरोलाइसिस हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह पोलर सॉल्वेंट यूज करें, अब आप ध्यान देना मैं चेंज कर रहा हूं इसमें, अगर आप यहां पर इस नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह पोलर सॉल्वेंट यूज करें लाइक वाटर, पोलर सॉल्वेंट अगर आपने यूज किया लाइक वाटर, तो फिर पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? देखो पोलर सॉल्वेंट यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एज अ पोलर सॉल्वेंट खुद ये क्या करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करके उसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा। मेरा पॉइंट समझना, अगर आपने यहां पर पोलर सॉल्वेंट लिया तो पोलर सॉल्वेंट तो खुद क्या करेगा? जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल का कांटेक्ट में आएगा उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, और अगर उसने उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड यहां पर ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो फिर आप सोचिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये अगर इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो यहां पर बॉन्ड फिशन क्या हो जाएगा? हेटेरोलाइसिस हो जाएगा। अब ऐसे केस में आप सोचिए अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया तो पोलर सॉल्वेंट तो खुद क्या कर रहा है? रिएक्टेंट में पोलैरिटी इंड्यूस करके, इस रिएजेंट में पोलैरिटी इंड्यूस करके वहां पर बॉन्ड हेटेरोलाइसिस बॉन्ड फिशन स्टार्ट कर देगा। अब ऐसे में अगर आप ये कहें कि नहीं हम तो होमोलाइसिस के बारे में सोच रहे थे, तो फिर आपने, अगर आप होमोलाइसिस के बारे में सोच रहे थे तो फिर तो आपने सॉल्वेंट का सिलेक्शन गलत कर लिया, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं,
वो तो खुद रिएजेंट में पोलैरिटी इंड्यूस करके हेटेरोलाइसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। तो अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर पोलर सॉल्वेंट आपके सामने स्कोप नहीं रख रहा है, पोलर सॉल्वेंट आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, वो तो खुद रिएजेंट में पोलैरिटी इंड्यूस करके हेटेरोलाइसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। जबकि अगर मैं इसकी जगह यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करता, अगर मैं इसकी जगह यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करता, तो एटलीस्ट मेरे पास स्कोप था होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस दोनों का। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपने पोलर सॉल्वेंट यूज कर लिया तो मैंने आपसे क्या कहा, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपका वेट नहीं करेगा, ये तो खुद रिएजेंट में पोलैरिटी इंड्यूस करके हेटेरोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब ऐसे में अगर आप होमोलाइसिस के बारे में सोच रहे थे तो सोचते ही रहो, फिर तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप होमोलाइसिस चाहते हैं, अगर आप होमोलाइसिस चाहते हैं तो फिर तो यहां पर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप पोलर सॉल्वेंट नहीं, आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें, ताकि एटलीस्ट अगर आप यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे ध्यान देना, अगर आप यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो एटलीस्ट आपके सामने स्कोप रहेगा। अब आपकी चॉइस है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप होमोलाइसिस चाहते हैं तो कंडीशन दो, कंडीशन क्या है, हीट या फिर प्रेजेंस ऑफ लाइट। और अगर आप हेटेरोलाइसिस चाहते हैं तो आउटसोर्स से आपको बॉन्ड ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये कंडीशंस देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोपीन के कांटेक्ट में आएगा, दोनों मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो से बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड फिशन कैसा हो जाएगा, हेटेरोलाइसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपके पास होमोलाइसिस का स्कोप है, जबकि पोलर सॉल्वेंट में आपके पास होमोलाइसिस का स्कोप नहीं है। तो ऐसे में आप सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि होमोलाइसिस के लिए कौन सा सॉल्वेंट फेवरेबल होगा, तो आप कह सकते हैं भाई हम हेटेरोलाइसिस तो नहीं लेंगे, क्योंकि हेटेरोलाइसिस तो हमें फ्री रेडिकल का होमोलाइसिस का स्कोप ही नहीं देता है। तो ऐसे में तो डेफिनेटली हम किसे फेवर करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट को फेवर करेंगे फॉर होमोलाइसिस। दिस इज द रीजन व्हाई नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया बस अब तो होमोलाइसिस हो ही जाएगा। होमोलाइसिस का मतलब बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना पड़ेगा तो उसके लिए या तो हमें थर्मोलाइसिस प्रोसेस साथ में देना पड़ेगा, मतलब हीट, या फोटोलाइसिस प्रोसेस हमें साथ में रखना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंस ऑफ लाइट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने का मतलब केवल इतना सा है कि आपने होमोलाइसिस का स्कोप मेंटेन कर लिया है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो इस तरह से हम बात करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, इस तरह से हम बात करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस एंड पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। आया समझ में ये? तो इस तरह से मैंने आपको ये कंडीशन यहां पर इनकी एक्सप्लेन की। अब आप देखो, अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, देखो प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। कैसे जरा देखो, आप याद करें मैंने आपसे GOC 1 में ये बात कही थी कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड या बेस की बात करते हैं, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड या बेस की बात करते हैं, हम हमेशा ब्रोंस्टेनोरी कंसेप्ट की बात करते हैं। अब आप सोचिए, ब्रोंस्टेनोरी कंसेप्ट का मतलब एसिड्स आर दोज व्हिच डोनेट प्रोटॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड बेस आर दोज व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, राइट? अब आप सोचिए, अगर किसी रिएक्शन में आप एसिड या बेस की प्रेजेंस ले रहे हैं, तो अगर वहां पर एसिड है मतलब वहां पर प्रोटॉन रिलीज हुआ होगा, और अगर वहां पर बेस है तो मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ होगा। और प्रोटॉन अगर रिलीज या एक्सेप्ट हुआ है, प्रोटॉन अगर रिलीज या एक्सेप्ट हुआ है तो प्रोटॉन तो खुद एक आयन हो गया ना, मतलब वहां पर डेफिनेटली बॉन्ड फिशन कैसा रहा होगा, हेटेरोलाइसिस रहा होगा। क्योंकि अगर आप एसिड बेस की प्रेजेंस ले रहे हैं, रिएक्शन में एसिड या बेस की प्रेजेंस ले रहे हैं, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर की प्रेजेंस ले रहे हैं, मतलब डेफिनेटली वहां पर आयन, प्रोटॉन तो एक आयन हो गया ना आपके पास, वो एक्सचेंज हो रहा है, और वो अगर एक्सचेंज हो रहा है तो डेफिनेटली बॉन्ड फिशन कैसा रहा होगा, हेटेरोलाइसिस रहा होगा। इसलिए हम बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। आगे बात समझ में? तो ये आपके पास कंडीशन है। और अगर अटैकिंग रिएजेंट आयन हो, तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है, तो देखो फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल की सर्च में रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज होने के लिए एक ऐसी स्पीशीज की रिक्वायरमेंट है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, एंड द स्पीशीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड फ्री रेडिकल। मतलब फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल की सर्च है, और अगर फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल की सर्च है तो फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल मिले, इसके लिए बॉन्ड फिशन कैसा होगा, होमोलाइसिस। इसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर आयन अटैकिंग रिएजेंट है, अगर आयन अटैकिंग रिएजेंट है तो फिर तो इस केस में हम बात करते हैं कि आयन को क्या चाहिए, आयन चाहिए। मतलब आयन अगर अटैकिंग रिएजेंट है तो ऐसे केस में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा,
हेटेरोलाइसिस होगा ताकि आयन का फॉर्मेशन हो। तो इसलिए हम बात करते हैं कि व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज आयन, द टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन विल बी हेटेरोलाइसिस, एंड व्हेन द अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल, द टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन विल बी होमोलाइसिस। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारी कंडीशंस एक्सप्लेन किए कि व्हाई दीज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस एंड व्हाई दीज कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर हेटेरोलाइसिस। और इन सारी कंडीशन पर बेस्ड रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देखो इस पूरे डिस्कशन में ये जो मैंने आपको कंडीशंस एक्सप्लेन किए, इन पूरी कंडीशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट मैंने आपको दिया है कि अगर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने की बात की जाए तो दो तरह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। एक तो हम बात करते हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और दूसरा हम बात करते हैं बॉन्ड हम ब्रेक करें। इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इटसेल्फ अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, तो हेटेरोलाइसिस होगा। और बॉन्ड अगर हम ब्रेक कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर के थ्रू या प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो होमोलाइसिस होगा। ये की कंसेप्ट है जिसका आगे आपको रिएक्शंस में काफी यूज मिलेगा, और कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब आप देखो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशन, और उसकी कंडीशंस मैंने एक्सप्लेन किए। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आप ध्यान देना, सेकेंड अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड फिशन हम दो टाइप के डिस्कस करते हैं, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। ठीक उसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। विच टू टाइप्स? वन ऑफ द टाइप इज one of the type is homogenic bond formation and the second type is heterogenic bond formation. सेकेंड इज हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूं, आप ध्यान देना। देखो जैसे होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर बात की जाए, suppose there is bond formation between x and y. Suppose there is a covalent bond formation between x and y. Now for formation of a covalent bond we can say there is requirement of 2 electrons. बोल सकते हैं ऐसा। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो इस covalent bond formation के लिए यहां पर 2 electrons की requirement है। अब आप ध्यान देना, यहां पर जो हम 2 electrons की requirement की बात कर रहे हैं, if this requirement is fulfilled by both the atoms equally, मेरा पॉइंट समझना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट को x और y मिलकर के फुलफिल करते हैं इक्वली, अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहेंगे होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हाट डज इट मीन? इफ इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फुलफिल्ड बाय बोथ द एटम्स इक्वली, व्हाट डज इट मीन? वन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय x एंड वन इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय y। अगर इस टाइप की कंडीशन हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन x ने सप्लाई किया है और एक इलेक्ट्रॉन y ने सप्लाई किया है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय x एंड y इक्वली, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और ऐसे केस में हम कह सकते हैं, देखो अगर इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए x एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और y अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 50% x कंट्रीब्यूट कर रहा है और 50% y कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर x का कंट्रीब्यूशन 50% है, इसलिए इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एरो शो किया जाता है वो हाफ हेडेड एरो शो किया जाता है। देखो ये मैंने हाफ हेडेड एरो शो किया है। हाफ हेडेड एरो का मतलब यही है कि ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बाकी 50% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? y। तो y के लिए भी हम यहाँ पर हाफ हेडेड एरो शो करेंगे। इस तरह से x और y दोनों मिलकर के इक्वली कंट्रीब्यूशन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहेंगे होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में क्या आप मुझे बता सकते हैं, आउट ऑफ x एंड y विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन? आंसर है
none of the atom is losing or gaining electron. क्योंकि एक बात सोचिए, X ने अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है और Y ने भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, तो क्या बता सकते हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में, अगर इस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट अबाउट दीस टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, आर दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ X, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Y और वन ऑफ ईच, हम इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर कोई हमसे ये पूछे कि इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे काउंट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आप X के काउंट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन Y के काउंट करेंगे या वन ऑफ ईच, तो क्या मैं कह सकता हूं कोवेलेंट बॉन्ड कांसेप्ट के अकॉर्डिंग वन इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड फॉर X एंड वन इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड फॉर Y, वन ऑफ ईच। इसका मतलब आप सोचिए, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले भी X का इलेक्ट्रॉन था और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में बॉन्ड में भी हम X का एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले और बाद की कंडीशन सेम है, मतलब X ने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, एंड सेम फॉर Y। और ऐसे केस में हम कह सकते हैं अगर ये एटम्स न्यूट्रल है तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन दे विल रिमेन न्यूट्रल सिंस नन ऑफ द एटम इज लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और क्या मैं कह सकता हूं सच टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन फ्री रेडिकल्स, बोल सकते हैं ऐसा। आप सोचिए फ्री रेडिकल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। Suppose this methyl free radical interacts with chlorine free radical. मिथाइल रेडिकल में कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप सोचिए ये दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, कार्बन will contribute its one electron and chlorine will contribute its one electron for bond formation, and such type of bond formation is called homogenic bond formation। और इस केस में हम कह सकते हैं the resulting molecule will be CH3Cl। होगा ऐसा। और इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं ना तो कार्बन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना क्लोरीन ने लूज किया है, क्योंकि कार्बन का अगर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट होने की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में भी हम उस बॉन्ड में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का काउंट होगा, तो क्लोरीन का वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में भी सेम वही। तो ना तो इन एटम्स में से किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, और अगर लूज या गेन नहीं किया है तो इफ दे आर न्यूट्रल दे विल रिमेन न्यूट्रल। सो वी कैन से homogenic bond formation is observed between free radicals। आई समझ में बात ये। अब बात करते हैं heterogenic bond formation की। ध्यान देना, अगेन suppose there is bond formation between X and Y, there is a covalent bond formation between X and Y। now as we know there are two electrons required for formation of this covalent bond। यहां पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब आप ध्यान देना, हमने कहा कि when this requirement is fulfilled by X and Y equally, मतलब one electron is supplied by X and one electron if supplied by Y, then the bond formation will be called homogenic। लेकिन heterogenic में क्या होगा, when both the electrons are contributed by anyone, whether X or by Y, if both the electrons are contributed by anyone, this type of covalent bond formation is called heterogenic bond formation। कैसे, आप देखो, मान लेते हैं कि यहां पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स X प्रोवाइड कर रहा है, तो अब आप ध्यान देना, ऐसे केस में हम कह सकते हैं इसका मतलब इस बार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में X 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर X 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहां पर जो एरो बनेगा वो फुल हेडेड एरो बनेगा। यहां पर जो एरो बनेगा वो फुल हेडेड एरो बनेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस केस में अगर बात की जाए तो ये यहां पर हमारे पास जो कंडीशन बनी वो बनी हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब मेरा आपसे यहां पर क्वेश्चन है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में, मेरा क्वेश्चन है बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में प्रेजेंट है, ये हम 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके काउंट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ X, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Y और 1 ऑफ ईच। क्या लगता है आपको इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके काउंट करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स X के काउंट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स Y के काउंट करेंगे, या 1 ऑफ ईच? देखो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि X ने क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो हम यहाँ पर बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन X के काउंट करेंगे, तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट ये नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट तो ये है व्हाटएवर इज द सोर्स, वेदर ओनली X, ओनली Y
or both. After covalent bond formation, the theory is, the concept is, out of 2 electrons, one is counted for X and one is counted for Y. देखो इलेक्ट्रॉन चाहे X ने दियो चाहे Y ने दियो या दोनों ने मिलकर दियो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार कोवेलेंट बॉन्ड जब बन जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट तो ये कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड फॉर X एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड फॉर Y, मतलब वन ऑफ ईच। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन X का कहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन Y का कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि सर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक ही इलेक्ट्रॉन X का काउंट करेंगे, तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन में X ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है? यस। यहाँ पर इस प्रोसेस में हमें ये कंसिडर करना होगा कि इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन X विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यस, X ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और अगर हम कह रहे हैं कि X इज लूजिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन से बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन इट वाज न्यूट्रल, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन नाउ इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। क्वेश्चन है कहां गया वो इलेक्ट्रॉन? Y के पास, क्योंकि Y ने तो कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन Y का काउंट कर रहे हैं, मतलब Y ने यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एंड इफ न्यूट्रल एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या बात समझ में आ रही है? सो चार्जेस विल बी यूज्ड ऑन X एंड Y अकॉर्डिंगली। क्लियर बात ये? सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो इस तरह के बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकेज हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो वहां पर होंगे। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और इस तरह से हम चार्जेस शो करते हैं, तो कई बार स्टूडेंट इसी में पजल होकर रह जाते हैं कि सर ये X पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, Y पर नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया। आप पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचते रहते हैं और मैकेनिज्म आगे बढ़ जाती है। तो ये कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा, ध्यान देना, हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा, उस केस में आप कह सकते हैं इन हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन द एटम which is providing electrons for bond formation, like X in this case, the atom which is providing electrons for bond formation will always lose its 1 electron after bond formation. जो एटम हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पक्का लूज करेगा। और अगर लूज करेगा तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि वो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले न्यूट्रल है तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में न्यूट्रल हो जाएगा, और पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। और हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में आप कह सकते हैं द एटम व्हिच इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन will always lose its 1 electron after bond formation and other will gain. दूसरा एटम इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है अगर वो गेन करने से पहले न्यूट्रल है तो नेगेटिव बनेगा, और गेन करने से पहले अगर वो पॉजिटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो चार्जेस अकॉर्डिंगली इंड्यूस होंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप देखो, suppose there is a covalent bond formation between ammonia and proton. इन दोनों के बीच में अगर यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, आप जरा ध्यान देना। देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें हम कह सकते हैं H+, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय N। N यहां पर अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर यहां पर N अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस तरह से, तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, नाउ आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, आउट ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड फॉर H एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी काउंटेड फॉर N। तो ऐसे में आप कह सकते हैं इसका मतलब जिस एटम ने हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में हम केवल 1 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन ने यहां पर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और अगर लूज कर दिया है तो नाउ नाइट्रोजन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। आ रहा है समझ में? न्यूट्रल से अभी हो जाएगा पॉजिटिव, व्हिच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन H+, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन हम H का काउंट कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम न्यूट्रल, तो यहां पर H हो जाएगा न्यूट्रल। बनता है ऐसा?
जब अमोनिया का प्रोटोनेशन होता है, अमोनिया पर जब प्रोटॉन ऐड होता है तो अमोनियम आयन ही तो बनता है NH4+, वही तो बनाया हमने। तो समझ में आया हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट। हाँ, ये कह सकते हैं नेट चार्ज एरो के लेफ्ट और एरो के राइट साइड सेम रहेगा। यहाँ पर ओवरऑल नेट चार्ज +1 है, यहाँ भी ओवरऑल नेट चार्ज +1 आ जाएगा। क्लियर बात ये। सो दिस इज अबाउट होमोजेनिक एंड हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और थर्ड अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। आप ध्यान देना। Yes, next is types of reagents. In organic chemistry, reagents can be categorized into two: electrophiles and nucleophiles. Electrophiles and nucleophiles, दो तरह के reagents हम स्टडी करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको, जैसे अगर आपसे कहा जाए हाउ द टर्म इलेक्ट्रोफाइल कैन बी डिफाइंड, इलेक्ट्रोफाइल टर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप सोचिए, अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल टर्म को डिफाइन करना है तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान देना। देखो, डेफिनेशन स्टूडेंट्स को पता होती है, आप इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, डेफिनेशन याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि अगर एक रिएजेंट आपके सामने आ जाए, अगर एक रिएजेंट आपको दिया हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वेदर द गिवन रिएजेंट कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और नन। दिया हुआ रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या नन, ये आइडिया आपको होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो फिर मैकेनिज्म में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक गिवन रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है नहीं कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप ध्यान देना। देखो, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोफाइल टर्म को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं दैट रिएजेंट which accept electron to form covalent bond is called electrophile। ध्यान देना। The reagent which accept electron to form covalent bond is called electrophile। और ध्यान देना, अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, the reagent which donate electron to form covalent bond, the reagent which donate electron to form covalent bond is called nucleophile। अब आप ध्यान देना। देखो, इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोफाइल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, the reagent which accepts electron to form covalent bond is called electrophile। तो अब क्वेश्चन है कि अगर एक रिएजेंट आपको दिया हो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इस बात को समझना। देखो, कई बार स्टूडेंट से जब ये क्लास में पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कई बार स्टूडेंट का आंसर होता है कि सर उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जैसे कि हम डेफिनेशन में कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। या कई बार स्टूडेंट का ये आंसर होता है कि सर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। कई बार कुछ स्टूडेंट का आंसर होता है कि सर वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट का आंसर होता है कि सर उसमें ऑक्टेट उसका इनकम्प्लीट होना चाहिए।
क्योंकि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो एवरी एटम हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल। तो कुछ स्टूडेंट का आंसर होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट का आंसर होता है कि इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लेना, द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द गिवन रिएजेंट इज एन द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द गिवन रिएजेंट एज एन इलेक्ट्रोफाइल इज इट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। आप ध्यान देना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि एक बात सोचिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि द रिएजेंट व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, द रिएजेंट व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होना इज कंपल्सरी कंडीशन फॉर अ रिएजेंट टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो, ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज हो, ऐसा हो सकता है कि रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज हो बट वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना कर पाए। मेरा पॉइंट समझना, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई रिएजेंट गिवन हो जो पॉजिटिवली चार्ज तो है बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव ना कर पाए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना कर पाए। क्वेश्चन है क्या प्रॉब्लम होगी? जब पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रॉब्लम क्या होगी? फिर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही लेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज का मतलब तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हो सकता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही ना हो। अभी एग्जांपल आ जाएगा। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रिएजेंट विल ऑलवेज बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नो, इट मे और मे नॉट। ध्यान देना, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड रिएजेंट हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट है वैकेंसी, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर पाएगा, और अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। इसी तरह से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो न्यूट्रल हो सकता है? यस, न्यूट्रल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल है बट क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ऑक्टेट की बात आती है। देखो, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्टेट कंप्लीट है बट स्टिल दैट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंट ऑर्बिटल क्योंकि अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन दैट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो वैकेंट ऑर्बिटल होना इज नेसेसरी कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और मे बी न्यूट्रल। आप ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट यहां पर हम ये कहते हैं कि इट मे बी इलेक्ट्रोफाइल, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। और इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल के लिए भी हम बात करते हैं। देखो, न्यूक्लियोफाइल की अगर बात की जाए तो देखो, ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल के लिए हमने कहा कि दोज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए भी पॉइंट आता है कि मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और मे बी न्यूट्रल। वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप देखो, जैसा मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्योंकि हम बात करते हैं कि दोज रिएजेंट्स व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो यहां पर तो हम बात करते हैं इट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। इट मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल के लिए कह रहे हैं कि दोज reagents which donate electron to form covalent bond, the reagent which donates electron to form covalent bond is called nucleophile। तो अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर किसी भी reagent को आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है तो आप उसमें क्या चेक करोगे? जैसे इसके लिए तो मैंने आपसे कहा कि आप उसमें वैकेंसी चेक करोगे, तो क्वेश्चन है इसमें क्या चेक करोगे?
देखो आप ध्यान देना, यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट का आंसर है होता है, इसमें क्लास में जब ये पूछा जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट का आंसर होता है कि सर उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर अगर होगा तो वो लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाना चाहेगा, और लोन पेयर डोनेट करके अगर बॉन्ड बनाएगा तो दैट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। आप ध्यान दीजिएगा, देखो अगर उसके पास लोन पेयर है तो डेफिनेटली वो लोन पेयर डोनेट करके एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, लेकिन केवल लोन पेयर होना ही न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन नहीं है। बेस्ट देखो इस केस में हम आंसर ये दें कि टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमने कहा कि द रिएजेंट व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए फिर हम कहेंगे टू बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल इट मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन। मेरा पॉइंट समझना, इसके लिए हम बात करेंगे कि उसके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन में केवल लोन पेयर नहीं है, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर भी हो सकते हैं और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी हम डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रखते हैं क्योंकि वो भी आसानी से डोनेट किया जा सकता है। तो ध्यान देना, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन में मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन कहा है, लोन पेयर भी हो सकता है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हो सकता है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, इट मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन, इट मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बात जरूर हम कहेंगे कि डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं इट मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट ऑक्टेट। इसमें कुछ एक एक्सेप्शनल केस होता है जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये भी साथ में कंडीशन रहेगी अलोंग विद डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना, इट मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन, और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन में हम बात करते हैं दैट में बी पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, दैट में बी पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट, विद कंप्लीट ऑक्टेट, डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट ऑक्टेट। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये यहां पर कंडीशन है। न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे चेक करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और साथ में उसके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, दैट में भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लोन पेयर। और अगर बात की जाए इलेक्ट्रोफाइल की तो वैकेंसी, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताता हूं। ऐसा कोई एग्जांपल्स को रटना नहीं है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से पहचान सकते हैं। वैकेंसी है तो दैट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और अगर कंप्लीट ऑक्टेट के साथ में डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो दैट कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल आप देखो, जैसा आप देखो इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैंने आपसे कहा कि इट में बी पॉजिटिवली चार्ज और इट में बी न्यूट्रल। तो ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आर पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटायन। क्या मैं कह सकता हूं कार्बोकेटायन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, तो उस केस में आप कह सकते हैं दैट विल हैव वैकेंट ऑर्बिटल। प्रोटॉन H+ विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। हेलोनियम आयन X+ वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप देखो NO+। अब NO+ में आप कह सकते हैं नाइट्रोजन इज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। कैसे जरा आप देखो NO+ में अगर हम बात करें तो क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन व्हेन इट इज न्यूट्रल इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। होता है ऐसा, जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब आप सोचिए अगर यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या मैं कह सकता हूं 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया।
तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अब आप ध्यान देना 4 इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम बात करें आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। क्योंकि देखो NO+ की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना ये हमारे पास है NO+, दिस इज NO+। अब आप ध्यान देना नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो व्हेन इट इज न्यूट्रल इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इट मींस देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट शुड हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। और ध्यान देना आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम कह सकते हैं बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। So this nitrogen is having 1 lone pair. Now, including this lone pair, count the total electrons. तो एक lone pair और 2 bond pair, और इन 2 bond pair में total electron हो जाएंगे 4। तो 1 2 3 4 5 6 total electrons after bond formation कितने हो गए? 6। क्या मैं कह सकता हूँ nitrogen is element of second period, and second period element can have maximum 8 electrons. If it is having 6 electron, there is vacancy of 2 electrons. And since it is having vacant orbital, it can accept electron to form covalent bond. It can behave as an electrophile. इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि yes, it will behave as an electrophile. आया समझ में? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अरे क्लियर हो रही बात ये? और आप देखो NO2+ की अगर बात की जाए, ये हमारे पास है NO2+। और ध्यान देना NO2+ में अगर बात की जाए तो अगेन नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट शुड हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, and out of 4 2 electrons are involved in formation of these two covalent bonds। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये 2 covalent bond बनाने में यूज हो रहे हैं, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। तो अब यहां पर अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, और इन 2 covalent bonds में 4 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल 6। और क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है तो फिर तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो NO2+, NO+, दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, दिस इज NO2+, नाइट्रोनियम आयन कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल के लिए। बट मैंने आपसे क्या कहा? इट्स नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट मे बी न्यूट्रल ऑल्सो। ये न्यूट्रल भी हो सकता है। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो PCl3। PCl3 कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? आप देखो PCl3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप ध्यान देना फास्फोरस की अगर बात की जाए, क्या मैं कह सकता हूं व्हेन फास्फोरस इज न्यूट्रल इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल। और यहां पर अगर फास्फोरस न्यूट्रल है तो इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और आप ध्यान देना आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 electrons are involved in bonding. What about the remaining 2 electrons? The remaining 2 electrons are present in the form of lone pair. ये बात समझ में आ रही है? Now count the total electrons. 3 bond pairs मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। अब आप ध्यान देना although phosphorus is having 8 electrons but still PCl3 can behave as an electrophile। क्यों? क्या मैं कह सकता हूं phosphorus is element of third period and third period element can have maximum 18 electrons, 3s 3p 3d। अब आप सोचिए phosphorus अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो फिर तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं, और अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। तो इसका मतलब स्टिल इट इज हैविंग वैकेंसी। अब आप सोचिए अगर PCl3 की मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं PCl3 में नेट चार्ज इज 0। PCl3 में नेट चार्ज इज 0। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट आप ध्यान देना, ऑक्टेट कंप्लीट। फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, नेट चार्ज 0 है, बट स्टिल इट कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है सिंस फास्फोरस इज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल होना इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ रिएजेंट टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये रीजन है कि PCl3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इवन आप देखो PCl3 क्या
PCl3 क्या, इवन PCl5 कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। PCl5 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे, आप सोचिए, PCl5 में टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 5 बॉन्ड्स का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। मैंने आपसे क्या कहा, फॉस्फोरस कैन हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बट स्टिल देयर इज वैकेंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो अभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और शायद इसका तो वेल नोन एग्जांपल आप सभी जानते होंगे। आप बता सकते हैं PCl5 सॉलिड स्टेट में किस तरह से एग्जिस्ट करता है। क्या मैं कह सकता हूं PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, होता है ऐसा। अब आप सोचिए PCl6 माइनस कैसे बना होगा, PCl6 माइनस कैसे बना होगा, जब इस PCl5 ने Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाया होगा, तभी तो PCl6 माइनस बना होगा ना। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाया, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। आ रही बात समझ में? सो इवन PCl5 कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पर हम PCl5 को भी यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। AlCl3 को आप इंक्लूड कर सकते हैं, SnCl4। इन सब में अगर आप चेक करेंगे तो सभी के पास वैकेंसी है, दे कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ न्यूट्रल के एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब आप ध्यान देना, यहां पर मैं 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेना चाह रहा हूं, और वो एग्जांपल्स हमारे पास होंगे दोस व्हिच ऑल्दो हैव पॉजिटिव चार्ज बट कैन नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आप ध्यान देना, NH4 प्लस, ध्यान देना, NH4 प्लस की अगर बात की जाए, NH4 प्लस की अगर हम बात करें तो ऑल्दो NH4 प्लस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट स्टिल इट कैन नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। आप ध्यान देना, देखो NH4 प्लस की अगर मैं बात करूं, हालांकि ये पॉजिटिवली चार्ज है बट ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है? जरा सोचिए, ऑल्दो दिस नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। 4 बॉन्ड पेयर्स का मतलब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर यहां पर नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन इज एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इट कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो तो पूरे हैं। तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नया बॉन्ड बना सकता है क्या? नो, फिफ्थ बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता ना ये। इसका मतलब NH4 प्लस ऑल्दो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट कैन नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। तो NH4 प्लस कैन नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, नो। और देखो, इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H3O प्लस। H3O प्लस की अगर बात की जाए, H3O प्लस भी पॉजिटिवली चार्ज है बट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो H3O प्लस की अगर बात करें तो ये हमारे पास H3O प्लस है। नाउ ऑल्दो ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बट स्टिल इट कैन नॉट एक्सेप्ट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। रीजन, देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखो, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से क्या मैं कह सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स? द रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में है। अब आप सोचिए, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। यहां पर हम बात कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। और अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल बिकॉज ऑक्सीजन इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड दैट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके पास पूरे हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। यही मैंने आपसे कहा, देखो पॉजिटिवली चार्ज है
तो जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करे, दैट मे और मे नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दो एग्जांपल्स आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बट स्टिल कैनॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। रियल राइट? तो ये आपके पास कुछ इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल, और कुछ ऐसे एग्जांपल भी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो अल्टीमेटली इस डिस्कशन में शायद आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि फॉर अ रिएजेंट टू बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल इट मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होना उसके पास जरूरी कंडीशन है। चलिए न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल में हमने कहा कि मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड और मे बी न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज्ड के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इट मे बी आर नेगेटिव, दैट इज कार्बन एंड एच नेगेटिव, हेराइड, हाइड्रोक्साइड, एचएस नेगेटिव, नाइट्राइट आयन, एल्कोक्साइड आयन। अब देखो ये आपके पास जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं वो सारे एग्जांपल्स नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के हैं, और सभी में आप चेक कर सकते हैं, सभी के पास लोन पेयर अवेलेबल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी अवेलेबल है। हमने यही कहा कि मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मस्ट हैव डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं विद कंप्लीट ऑक्टेट। आप चेक कर सकते हैं सभी के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लोन पेयर अवेलेबल है विद कंप्लीट ऑक्टेट। न्यूट्रल के कुछ एग्जांपल बताता हूं, ध्यान देना। यस आप ध्यान देना, न्यूट्रल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। मैं बोलता हूं अमोनिया, अमाइन, वाटर, एल्कोहल, ईथर, एल्कीन, एल्काइन। आप ध्यान देना 7 एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर नोट करवा रहा हूं। अमोनिया, अमाइन, वाटर, एल्कोहल, ईथर, एल्कीन्स, अल्काइंस। आप चेक कर सकते हैं सभी में, अगर आप चेक करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है और सभी के पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल है। कैसे? आप देखो, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, दैट इज डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अमाइन हैज लोन पेयर, अगेन डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वाटर, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, अगेन डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एल्कोहल, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर। ईथर, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, अगेन डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एल्कीन, although there is no lone pair but still can behave as a nucleophile since it is also having pi electron cloud as donatable electron cloud। मैंने आपसे क्या कहा, pi electron cloud भी donatable electron cloud है, इसीलिए हम बात करते हैं alkene and alkyne, they also have donatable electron cloud, that is pi electron cloud, so alkenes and alkynes also behave as nucleophiles। तो ये जो मैं आपको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के 7 एग्जांपल्स नोट करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो नेगेटिवली चार्ज तो बहुत सारे एग्जांपल हैं और आपको सभी को याद होते हैं, लेकिन न्यूट्रल के ये जो 7 एग्जांपल्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, क्योंकि इन 7 एग्जांपल्स का यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए न्यूक्लियोफाइल आपको काफी ज्यादा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप मानकर चलें आराम से 30 से 35 रिएक्शंस ऐसी आपको मिलेंगी जिनमें इनका पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर इतना सा कंसेप्ट आपका क्लियर है ना कि वाटर, एल्कोहल, ईथर, अमोनिया, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स, केवल इतना सा कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, तो उन 30-35 रिएक्शंस में प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये 7 एग्जांपल्स का, ये जो 7 एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल के, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के, इनकी एप्लीकेशंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा मिलेगी। और इन एप्लीकेशंस में आपको ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है कि दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, तो आपको रिएक्शन समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 7 एग्जांपल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और मैं हमेशा इनके लिए कहता हूं
हमेशा इनके लिए बात करता हूं कि ये 7 एग्जांपल्स तो आप मान लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 वंडर्स हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 वंडर्स हैं जिनका आइडिया आपको होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, वाटर, अल्कोहल, ईथर, अमोनिया, अमाइन, एल्कीन, अल्काइन, ये 7 न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 7 वंडर्स हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। नींद में से भी उठाकर पूछ लेना है तो ये 7 एग्जांपल तो एकदम फास्ट आपका आंसर आना चाहिए। और ये 7 एग्जांपल्स मैंने आपसे कहा कि ये हमारे लिए 7 वंडर्स हैं। और अगर आप में से कोई किसी भी स्टूडेंट को ये एग्जांपल अगर याद नहीं है तो वो स्टूडेंट मेरे लिए 8th वंडर बनेगा, फिर ध्यान रखना। तो ये 7 एग्जांपल तो एकदम माइंड में सेट कर लो न्यूक्लियोफाइल्स के लिए। तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। सो रिएजेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद में आता है 4th टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। आप ध्यान देना, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। और टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स में मेनली हम 5 रिएजेंट्स की बात करेंगे, ध्यान देना। यस, आप ध्यान देना, रिएजेंट्स में हम मेनली 5 रिएजेंट्स की बात करेंगे। कार्बेटाइन, कार्बोनेट, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन, ये 5 रिएजेंट्स। और देखो इनमें से फर्स्ट 3 रिएजेंट्स को तो हम डिटेल में GOC1 में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे, आप देखो कार्बेटाइन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज कार्बेटाइन? इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स, दैट इज कार्बेटाइन। ठीक है, कार्बेटाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स। 3 बॉन्ड पेयर्स मतलब यहां पर हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर बात ये। कार्बोनेट की अगर बात की जाए तो कार्बोनेट इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर विल बी कार्बोनेट and the total electrons are 8. फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए तो फ्री रेडिकल की कंडीशन क्या है? देखो, कार्बन फ्री रेडिकल हैज न्यूट्रल कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन फ्री रेडिकल की अगर बात की जाए, यही होता है कार्बन फ्री रेडिकल। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? न्यूट्रल कार्बन विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखो कार्बेटाइन, कार्बोनेट और फ्री रेडिकल के बारे में मैं डिटेल में GOC1 में डिस्कस कर चुका हूं। इसकी स्टेबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, वो सारा हमने रेजोनेंस, इंडक्टिव सब में एप्लीकेशन में डिस्कस किया है। तो इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी डिस्कस करना है, व्हाट इज कार्बीन एंड व्हाट इज नाइट्रीन। हालांकि देखो जो मेन जो रिएक्शंस हमारे सिलेबस में हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हमारे सिलेबस में हैं, वो 3 इंटरमीडिएट पर बेस्ड रिएक्शंस हैं, कार्बेटाइन, कार्बोनेट एंड कार्बन रेडिकल। ये 3 इंपॉर्टेंट, मतलब जिनका मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस हमारे सिलेबस में इन इंटरमीडिएट्स पर बेस्ड हैं। कुछ रिएक्शंस हमारे पास हैं जिसमें हम कार्बीन और नाइट्रीन फॉर्मेशन की बात भी करते हैं। तो कार्बीन और नाइट्रीन क्या होते हैं, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी चलिए, तो फिर इंटरमीडिएट में जैसा कि हमने बात की है कि कार्बेटाइन, कार्बोनेट और कार्बन रेडिकल, ये तो ऑलरेडी हम GOC1 में इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसमें कार्बीन। देखो कार्बीन इंटरमीडिएट क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान देना,
देखो कार्बिन को अगर हमें डिफाइन करना है तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट हैज न्यूट्रल कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बिन है। देखो कार्बिन में जैसे कार्बेटाइन की अगर बात की जाए तो कार्बेटाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कार्बेटाइन इट हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विथ 3 बॉन्ड पेयर्स। जैसे ये हमारे पास कार्बेटाइन की कंडीशन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन विथ 3 बॉन्ड पेयर्स। कार्बोनाइन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन विथ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। इसी तरह से अगर हम कार्बिन को डिफाइन करना चाहें तो इट हैज न्यूट्रल कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आप ध्यान देना। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ध्यान देना, जैसे कि इसमें लिखा है कि इट हैज न्यूट्रल कार्बन, तो कार्बन हम यहां पर न्यूट्रल ले लेंगे। इट हैज न्यूट्रल कार्बन विथ 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर यहां पर हमारे पास 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की ये कंडीशन हो जाएगी। दिस स्पीशीज इज कॉल्ड कार्बीन स्पीशीज। कंडीशन समझ में आ रही है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कार्बीन बनाते जाएंगे तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बीन कैसी होगी। डेफिनेशन में क्या लिखा है, न्यूट्रल कार्बन, तो हमने न्यूट्रल कार्बन ले लिया। विथ 2 बॉन्ड पेयर्स, हमने 2 बॉन्ड पेयर्स ले लिए एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने यहां पर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। दिस इज कार्बीन। और देखो ये अगर कार्बीन है तो फिर तो हम कह सकते हैं इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर्स तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो जाएंगे एंड 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बीन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 रहेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? और अब आप ध्यान देना, देखो इसमें एक पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने लिखा है 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इस पॉइंट पर ध्यान देना। डेफिनेशन में मैंने लिखा है यहां पर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉइंट यहां पर आता है कि अगर हम यहां पर इसे 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं तो क्या हम यहां पर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर क्या हम इसे एक लोन पेयर बोल सकते हैं? क्या हम कार्बन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट हैज 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर? क्योंकि अगर यहां पर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो हमने यहां पर डेफिनेशन में लोन पेयर नहीं लिखा है, क्या उसका कोई रीजन है या हम इसको लोन पेयर लिख सकते हैं? तो ध्यान देना, देखो यहां पर अगर हमने इसको 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लिखा है तो यस इसका रीजन है और एकदम लॉजिकल पॉइंट है। आप ध्यान देना, ये जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बीन में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लोन पेयर के फॉर्म में हो। ध्यान देना, ये कंपलसरी नहीं है कि लोन पेयर के फॉर्म में हो। दीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स may be present in the form of lone pair and there is one more case may also be present in the form of 2 unpaired electrons। आप ध्यान देना, ऐसा हो सकता है कि कार्बीन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड फॉर्म में हो, उस केस में हम इसे लोन पेयर कह सकते हैं। लेकिन कार्बीन में ऐसा केस भी पॉसिबल है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो और 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो, तो उस केस में फिर हम इन्हें लोन पेयर नहीं, उस केस में फिर हम इन्हें क्या कहेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो कार्बीन में अगर बात की जाए तो 2 केसेस पॉसिबल है। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर एंड दीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स may also be present in the form of 2 non bonded electrons and it will depend on the formation of carbene। कैसे प्रेजेंट होंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कार्बीन के फॉर्मेशन पर, और वो मैं आपको क्लियर करता हूं। मैं दोनों केसेस आपको क्लियर करता हूं कि कार्बीन के फॉर्मेशन से कैसे डिसाइड होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में लोन पेयर के फॉर्म में होंगे या 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। आप ध्यान देना, देखो आप ध्यान देना, कार्बीन फॉर्मेशन में अगर हम बात करें, मैं 2 तरह से फॉर्मेशन ले रहा हूं कार्बीन का। देखो ये सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज देयर इज ब्रेकेज ऑफ CX एंड CY बॉन्ड्स। ऐसा हम मान लेते हैं कि यहां पर CX और CY बॉन्ड्स का ब्रेकेज है। अब आप ध्यान देना, बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो बॉन्ड का ब्रेकेज हमने 2 तरह से डिस्कस किया है।
द फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इट मे बी होमोलाइसिस और इट मे बी हेटेरोलाइसिस। तो यहां पर मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं। सपोज यहां पर ये दोनों बॉन्ड्स जो ब्रेक हो रहे हैं, इन बॉन्ड फिशन का टाइप यहां पर सपोज हेटेरोलाइसिस है। और हेटेरोलाइसिस में जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आर शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी वन एटम। तो अब आप ध्यान देना, ऐसा मान लेते हैं कि जो CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो सपोज टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट हुए, और साथ में हम ये मान लेते हैं कि CY बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स Y शिफ्ट हुए हैं। बात समझना, CX बॉन्ड में हमने ऐसा इमेजिन किया, ऐसा कंसिडर किया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CX बॉन्ड आर ट्रांसफर टुवर्ड्स कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CY बॉन्ड आर ट्रांसफर टुवर्ड्स Y। ऐसे केस में अब आप ध्यान देना, इस बॉन्ड ब्रेकेज से जो यहां पर स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा उसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, स्टिल 2 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन कार्बन। सो नाउ कार्बन इज हैविंग 2 बॉन्ड्स, क्योंकि बाकी 2 बॉन्ड्स के हम ब्रेक होने की बात कर रहे हैं। और अब आप ध्यान देना, अगर CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ट्रांसफर हुए हैं, CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन पर ट्रांसफर हुए हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन के ऑर्बिटल में, इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि कार्बन के ऑर्बिटल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, कार्बन के ऑर्बिटल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, लेकिन अगर X का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास ट्रांसफर हुआ है तो ऑर्बिटल में यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इस केस में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर कार्बन के ऑर्बिटल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि CX बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम कार्बन पर ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर? और अब आप ध्यान देना, CY बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ है और CY बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर Y पर ट्रांसफर हुए हैं, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन भी Y के पास ट्रांसफर हुआ है, तो फिर तो कार्बन का यहां पर जो ऑर्बिटल ये होगा वो हो जाएगा वेकेंट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वन ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज वेकेंट and other is having 2 electrons. The reason is electrons of one of the bond are transferred towards carbon and it has been considered that electrons of the other bond have been transferred towards Y. तो ये इलेक्ट्रॉन अगर Y पर ट्रांसफर हुए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन Y के पास गया, कार्बन ने अपने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर Y पर ट्रांसफर हुआ है तो कार्बन का ऑर्बिटल हो जाएगा वेकेंट। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन पर ट्रांसफर हुए तो आप कह सकते हैं कार्बन के ऑर्बिटल में कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन तो हो गई, जो X का इलेक्ट्रॉन है वो भी कार्बन के पास आ जाएगा। और ऐसे केस में अब हम बात कर सकते हैं, नाउ इन दिस केस 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल एंड इन दिस केस इट कैन बी कॉल्ड अ लोन पेयर। यहां पर इस केस में आप कह सकते हैं कि कार्बीन इज हैविंग 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। लेकिन अगर कार्बीन का फॉर्मेशन इस तरह से हो, सेकेंड केस में डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान देना, Now suppose the type of bond fission is homolysis। ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर बॉन्ड फिशन का टाइप जो है वो होमोलाइसिस है। अब इस केस में आप देखो, अगर होमोलाइसिस प्रोसेस हुआ, कार्बन इज स्टिल हैविंग 2 बॉन्ड पेयर्स, इन दिस होमोलाइसिस प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड विल बी इक्वल। मतलब इस केस में आप कह सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेगा और X का इलेक्ट्रॉन X के पास ट्रांसफर होगा। तो अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और X का इलेक्ट्रॉन X के पास जाएगा, तो अब कार्बन के ऑर्बिटल में आप कह सकते हैं देयर विल बी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। क्या बात समझ में आ रही है? और इसी तरह से CY बॉन्ड का ब्रेकेज अगर हुआ और बॉन्ड फिशन अगर हमने होमोलाइसिस कंसीडर किया है, तो इस केस में भी क्या होगा, देखो यहां पर भी हम बात कर सकते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेगा और Y का इलेक्ट्रॉन Y के पास ट्रांसफर होगा, तो फिर तो यहां पर भी कार्बन के ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड नाउ इन दिस केस यू कैन से अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, बट नाउ दिस टाइम 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड लोन पेयर। इन फैक्ट नाउ दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये कार्बन का फॉर्मेशन है। और देखो दोनों ही केस में कार्बन रहेगा तो न्यूट्रल, क्योंकि इस केस में आप कह सकते हैं कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ है, कार्बन के इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास है और सेकंड बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास है। और इस केस में अगर बात की जाए तो अगर CX बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ट्रांसफर हुए हैं, तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन साथ में
cy बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर y पर ट्रांसफर हुए तो कार्बन ने फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज भी किया है, तो वन इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग एंड इट इज लूजिंग इट्स वन इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल इट विल बी बैलेंस्ड. So in both the conditions carbon will remain neutral. So this is carbene having neutral carbon with 2 bond pairs and 2 non-bonded electrons. और मैंने यहाँ पर 2 non-bonded electrons क्यों लिखा, शायद आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, because these 2 non-bonded electrons may be present in the form of lone pair and may also be present in the form of 2 non-bonded electrons, and it will depend on formation of carbene. तो ये carbene के formation पे डिपेंड करेगा. आया समझ में? और अब आप ध्यान देना, इसीलिए हम बात करते हैं कि कार्बीन स्पीशीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. दिस कार्बीन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, द कार्बीन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन. इट इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन. It is singlet carbene and it is called triplet carbene. So this is about types of carbene that can be of 2 types, singlet and triplet. और ये आप याद रखिएगा, singlet has 2 non-bonded electrons in the same orbital while triplet has 2 non-bonded electrons in different orbitals. और अब आप ध्यान देना, इस डिफरेंस के बेसिस पर अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, तो क्या मैं कह सकता हूं, कार्बन विद 2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, दिस कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? जबकि यहां पर आप कह सकते हैं विद 2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, दिस कार्बन विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड. आ रहा है समझ में? अच्छा, इस केस में बता सकते हैं शेप कैसा होगा. यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप कैसा होगा? ध्यान देना, इस केस में शेप होगा बैंड शेप, या आप कह सकते हैं वी शेप, क्योंकि तो लोन पेयर है. तो इस केस में आप कह सकते हैं ये इस तरह का शेप रहेगा. तो यहां पर हम कह सकते हैं इट विल बी बैंड शेप और वी शेप. और इस केस में बात कर सकते हैं शेप विल बी लीनियर. तो यहां पर रहेगा लीनियर शेप. अच्छा, ये बता सकते हैं दोनों में से स्टेबल ज्यादा कौन है, विच विल बी मोर स्टेबल, सिंगलेट और ट्रिपलेट, कौन ज्यादा स्टेबल है? ध्यान देना, ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट. और ये तो आप हंट्स रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. अच्छा, एक बात बताएं, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ऑर्बिटल में, तो क्या पैटर्न होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, देन पेयरिंग, और पेयरिंग फर्स्ट. क्या करते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करते हैं, या पहले हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करके आगे बढ़ते हैं? तो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल देन पेयरिंग होता है ऐसा, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल फॉर इट्स स्टेबिलिटी. तो आप देखो, यहां तो आप कह सकते हैं कि हंट्स रूल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि देखो इस केस में क्या हुआ है, ऑर्बिटल इज स्टिल वैकेंट और यहां पर पेयरिंग की बात होगी. जबकि यहां हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, आफ्टर दैट देयर विल बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इट इज अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बीन. तो यहां पर आप कह सकते हैं ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगलेट, ये लेस स्टेबल. तो ये यहां पर कार्बीन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, इसलिए बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी. मेनली जो रिएक्शंस है वो 3 इंटरमीडिएट्स की रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस है, कार्पेटैन, कार्बोनैन एंड फ्री रेडिकल. तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं. कार्बीन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट. In case of singlet carbene, carbon is sp2 hybridized with band shape and it is less stable than triplet. In case of triplet, carbon is sp hybridized and its shape is linear. So it is a small introduction to carbene species. और इसी तरह से अगर बात की जाए, जो लास्ट इंटरमीडिएट एक और हमें डिस्कस करना है, दैट इज नाइट्रीन. चलो नाइट्रीन की बात करते हैं, आप ध्यान देना.
यस, आप ध्यान देना, नाइट्रीन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट हैज न्यूट्रल नाइट्रोजन, इट हैज न्यूट्रल नाइट्रोजन विद वन बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ऐसा करते हैं, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रीन बनाते हैं। आप ध्यान देना, इसमें हमें क्या करना है? देखो, नाइट्रीन के लिए हमें लेना है न्यूट्रल नाइट्रोजन। ध्यान देना, नाइट्रीन के लिए हमें लेना होगा न्यूट्रल नाइट्रोजन विथ वन बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर एंड टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये नाइट्रीन की कंडीशन है। और यहां भी अगर आप काउंट करेंगे तो अगेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6। वन बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 2 + 2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6। And again you can see that similar to carbene, out of 6 electrons, 4 electrons are fixed. Which 4 electrons are fixed? 2 electrons are fixed in the form of bond pair and 2 electrons are fixed in the form of lone pair. But the remaining 2 electrons, which are non-bonded electrons, similar to carbene, may be present in the form of lone pair and may also be present in the form of 2 non-bonded electrons depending on formation of nitrene. आप ध्यान देना, कार्बीन के कंपेरेबल केस है। जैसे हमने कहा कि कार्बीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड हैं and these 4 electrons are fixed in the form of 2 bond pairs. ये 4 electrons तो फिक्स है ना, केवल इन 2 electrons में आपको वेरिएशन मिल सकता है। क्या वेरिएशन मिल सकता है? Depending on formation of carbene, they may be present in the same orbital in the form of lone pair and may also be present in different orbitals in the form of 2 unpaired electron. इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि नाइट्रीन में भी एक बॉन्ड पेयर फिक्स्ड, एक लोन पेयर फिक्स्ड, लेकिन ये 2 electrons may be present in the form of lone pair in single orbital and may also be present in the form of 2 unpaired electron in 2 different orbitals. इसी तरह से हम नाइट्रीन में भी बात करते हैं कार्बीन के सिमिलर कि नाइट्रीन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। ध्यान देना, ये कंडीशन तो फिक्स्ड है, वन बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। और अब यहां पर नाइट्रीन के फॉर्मेशन, बिल्कुल इसी तरह से हम केस ले सकते हैं कि नाइट्रीन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं वो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो। 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, और ऐसे केस में नाइट्रीन को हम कहेंगे सिंगलेट नाइट्रीन। दिस टाइप ऑफ नाइट्रीन विल बी कॉल्ड सिंगलेट। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, वो डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, और अगर डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो सिमिलर टू दिस कार्बीन द केस इज कंपेरेबल, इट विल बी कॉल्ड ट्रिपलेट नाइट्रीन। सो दिस इज सिंगलेट नाइट्रीन एंड दिस इज ट्रिपलेट। ये सिंगलेट और ट्रिपलेट का डिफरेंस हो जाएगा। और यहां भी आप कह सकते हैं ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट नाइट्रीन। यहां भी हम बात करेंगे सिंगलेट नाइट्रीन इज लेस स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल नाइट्रीन, एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन इज मोर स्टेबल। सो दिस इज अबाउट नाइट्रीन एंड कार्बीन स्पीशीज। तो इंटरमीडिएट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, कार्बन एंड फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड